हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हम होम टैब को स्टडी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब में बेसिकली आज हम टेबल ऑप्शन को स्टडी करेंगे कि टेबल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो होम टैब से हम इंसर्ट टैब की जब तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंसर्ट टैब में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हमने स्टडी करनी है। बेसिकली ये जो टैब है एमएस वर्ड में यही थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें ही थोड़े जो ऑप्शंस हैं वो कुछ ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए कि टेबल के लिए एक अलग से टेबल टूल्स का टैब यहाँ पे ओपन हुआ है और उसमें भी दो सब टैब्स हैं, जैसे टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। तो बेसिकली उसी तरह से इंसर्ट टैब में अगर आप पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ से एक पिक्चर जो मैंने इंसर्ट की है, तो इसके लिए पिक्चर टूल्स ओपन होंगे और इनको भी हमने स्टडी करना है। उसी तरह से इंसर्ट टैब में आपने कोई शेप ली है, जैसे कि ये मैं एक शेप ले रहा हूँ यहाँ से, तो इसके लिए भी ड्राइंग टूल में शेप फॉर्मेट का एक टैब ओपन होता है, तो इसको भी हमने स्टडी करना है। इस वजह से इंसर्ट टैब में थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए इंसर्ट टैब जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर हमने स्टडी करने होते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम आपको टेबल के बारे में बताएंगे, टेबल ऑप्शन क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते ही जाएंगे। बट शुरुआत में यहाँ से जो पेजेस वाला टैब है ये हम स्किप करेंगे, क्योंकि ये जो बेसिकली इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं ये मेरे हिसाब से यहाँ पर होने चाहिए थे पेज लेआउट में। तो बेसिकली जब हम लेआउट का ऑप्शन स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम ये बताएंगे आपको कि इनका हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। बेसिकली आज मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मैं टेबल्स के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं टेबल को ही एक्सप्लेन करूँगा। बाकी टाइम के साथ मैं जब आगे वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए तो इन सभी ऑप्शंस को साथ ही सीरीज़ बाय सीरीज़ में आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेबल क्या होता है, उसके बाद हम इसको स्टडी करते हैं। बेसिकली देखिए, अगर कोई भी डेटा, जैसे कि अगर आपने कोई कैलेंडर बनाना है तो वहाँ पर हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। किसी का कोई रिपोर्ट कार्ड बनाना है, जैसे कि स्कूल में एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, मार्कशीट बनती है, तो उसमें जो आपके मार्क्स होते हैं वो टेबल्स में दिखाए जाते हैं। किसी तरह का कोई कंपनी का जो डेटा होता है उसको भी अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो बेसिकली टेबल एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है टेबल की तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें स्टडी करनी है। ठीक है। टेबल ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। अगर हमने अपना कोई एक टेबल इंसर्ट करना है तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई रॉज और कॉलम क्या होती हैं। बेसिकली हमने जो भी डेटा इंसर्ट करना होता है वो रॉज और कॉलम में ही इंसर्ट होता है। तो यहाँ पर पहले तो मैं एक रैंडम सा टेबल लेता हूँ और यहाँ पर आप ये जो लाइंस, वर्टिकली लाइंस जो होती हैं, ठीक है, जो वर्टिकली लाइन इस तरह से आप देखते हैं, ये जो लाइंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। ओके, ये इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, कॉलम। अगर हम इन चीज़ों को, इस लाइन को इस तरह से लेके जाएं, सीधा वर्टिकली खींचें, तो ये क्या कहलाती हैं, रॉस। ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट जो होती है सेल्स की उसे हम कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल अलाइन होती है सेल्स की उसे हम रॉस बोलते हैं। और जहाँ पर ये कॉलम और रॉज, ये जो कॉलम है, ये कॉलम और ये जो रॉज इंटरसेक्ट करती हैं, ये कॉलम और रॉज यहाँ पर जुड़ती हैं, उस डब्बे को हम बोलते हैं एक सेल। ओके, बेसिकली आपको ये तो पता चल गया कि हाँ रॉज और कॉलम्स क्या होती हैं। अब इनमें हम करते हैं डेटा को इंसर्ट। अब कोई भी टेबल अगर हमने लेना है तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम के बिहाफ पे हम एक टेबल को लेते हैं।
जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट टेबल में आप देख रहे हैं कि 2x1 का टेबल है, और वहीं अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो हमारे पास 10x3 का टेबल है। अब इस 10x3 का क्या मतलब है, यहाँ पर 10 इसकी क्या है, कॉलम्स हैं, और 3 इसमें रॉज हैं, ये वाली 3 इसमें रॉज हैं और 10 इसकी कॉलम्स हैं। सो इसको अगर आपने बेसिकली यहाँ पर मैं डिलीट करता हूँ, तो अगर मुझे बड़ा टेबल लेना है तो बेसिकली हम मेरी जो रिक्वायरमेंट है मैं उस हिसाब से लूँगा। अगर मेरे को 6x6 का टेबल लेना है तो मैं यहाँ पे 6x6 का एक टेबल ले लूँगा। ओके, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर इससे ज़्यादा लेना है तो यहाँ पे 10x8 का। अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट फिर भी फुलफ़िल नहीं होती तो यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट टेबल में, और ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए मेरे को 15 कॉलम और 15 ही रॉज का एक टेबल चाहिए, तो मुझे वो उस वैल्यू को मैनुअली पुट करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटो फिट बिहेवियर, तो यहाँ पे मुझे फिक्स्ड विड्थ कॉलम जो है यहाँ पे इसको ऑटो रखना पड़ेगा। तो अगर मैं ओके प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो टेबल यहाँ पर आया है वो है 15x15 का। इसमें 15 कॉलम्स हैं और 15 ही इसमें रॉज हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं जो है मैनुअली अपना टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद इसके एक दो ऑप्शंस और भी होंगे, वो भी देख लेते हैं इंसर्ट टेबल में। जब मैं मैनुअली टेबल इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो आ रहे हैं ऑप्शन ऑटो फिट टू कंटेंट। अगर मेरे को यहाँ पे एक 15x15 का फिर से मैं एक टेबल लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं ऑटो फिट टू कंटेंट कर देता हूँ तो आप देखना कि ये जो टेबल है ये थोड़ा सा पहले वाले से छोटा आ चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो टेबल है इसकी जो विड्थ है सेल्स की वो डिपेंड करेगी इसके डेटा पर। एग्जांपल के लिए मैं अभी इसमें ये डेटा एंटर कर रहा हूँ, अभी के लिए ये एंटर किया, तो यहाँ पे अभी इसकी इस तरह से डेटा एंटर कर रहा हूँ। तो जो डेटा मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से ये अपनी विड्थ जो कॉलम्स की है उसको एडजस्ट कर रहा है। तो उसी तरह से आप देखते जाइए कि मैं जितना बड़ा डेटा इंसर्ट करूँगा इसकी जो कॉलम्स की विड्थ है उसी हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। ठीक है, और अगर मैं ऑटो फिट, यहाँ पे मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और टेबल को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करता तो मैं फिक्स कॉलम विड्थ लेता हूँ, तो मेरे पास जो टेबल आएगा, अभी के लिए मैं 10x10 का ले लेता हूँ। ठीक है, 10, तो 10x10 का मैं टेबल ले रहा हूँ और इसे मैं फिक्स और कॉलम विड्थ करता हूँ। तो जो मैंने पहले किया था तो उसमें क्या होगी कि जो कॉलम की विड्थ है वो फिक्स्ड होगी। अब दोस्तों अभी आपको ये तो पता चल गया कि टेबल किस तरह से लेना है। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं इसके टेबल टूल्स में आने वाले ऑप्शंस को। बेसिकली यहाँ पे टेबल टूल्स में इसके लिए टेबल के लिए एक लेआउट और एक डिज़ाइन टैब अलग से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो इसी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों टैब्स में बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो हमें स्टडी करने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर हमें टेबल में मास्टर बनना है तो हमें यह समझना ही पड़ेगा कि टेबल में ये जो टेबल टूल्स में जो ऑप्शंस आते हैं इनका क्या क्या काम होता है और हम किस तरह से अपने टेबल को एज ए प्रोफेशनल बढ़िया जो है बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले ऑप्शंस आते हैं वो यहाँ से ड्रॉ में आता है, और यहाँ पे ग्रिड लाइन वाला भी हम स्टडी करेंगे। बट सबसे पहले हम ड्रॉ टेबल, और ड्रॉ टेबल में क्या आता है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पेन की शक्ल का ये एक पेन टूल आ जाता है, और इसकी मदद से जैसे हम अपनी मर्ज़ी से जो जितना बड़ा डब्बा जो है टेबल के लिए चाहिए वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें हम टेबल के अंदर जो सेल है वो अपनी मर्ज़ी से इस तरह से बना सकते हैं, मतलब टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब बेसिकली देखिए ये काम कोई भी नहीं करता क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट फिर भी एज ए नॉलेज पर्पस के लिए, नॉलेज के नज़रिए से अगर देखूँ तो मैंने ये बता दिया है। ठीक है, उसी तरह से ही ये ड्रॉ है और यहाँ पर इरेज़र है। और अगर आपने कोई सेल को इरेज़ करना है, जैसे कि इस लाइन को मैंने इरेज़ करना है, ये जो सेल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको इरेज़ करना है और इसमें मर्ज करना है तो कर सकते हैं हम। इस पूरे एरिया को मर्ज करना है तो कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से हम इस एरिया को मर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सेल के अंदर ये जो इरेज़र होता है ये काफ़ी काम की चीज़ होती है, जो कि हमारा इस तरह से काम आसान कर देती है। ठीक है, सो इरेज़र का काम कुछ ये होता है कि जो अंदर सेल्स होते हैं उनको बेसिकली मर्ज करना होता है या उनको डिलीट करना होता है, उनकी लाइंस को। ठीक है, तो इरेज़र ये काम आता है। अब यहाँ पर हमारा ड्रॉ वाला जो ऑप्शन था वो तो अभी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने रॉज एंड कॉलम वाले ग्रुप में। सो यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है डिलीट का, इसको हम समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जो मैंने ऐसे ही इंसर्ट किया है। तो डिलीट ऑप्शन में सबसे पहले आता है डिलीट सेल, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं ओके कर देता हूँ तो ये जो जहाँ पर मेरा जो कर्सर है, ये जो सेल है ये पूरा डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होने के बाद जो मेरा टेबल की जो हेडिंग वाली रो है, सबसे ऊपर वाली जो रो है, वो लेफ़्ट की तरफ खिसकनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि जो रो है वो और भी यहाँ पे खिसक चुकी है। कंट्रोल Z करते हैं और ये वहाँ पर ही ले आते हैं डेटा को फिर से वापस। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगली तरफ। हमारे पास डिलीट कॉलम्स का ऑप्शन है, ओके करते हैं। तो हमारी जो पहली ये जो कॉलम थी, ये कॉलम थी, ये डिलीट हो चुकी है। ठीक है, कर्सर का आपने ध्यान रखना है कि कर्सर आपका कहाँ पे है। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो आपका, अगर मैं डिलीट करता हूँ तो वो जो कॉलम थी वो बीच वाली वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लिक करते हैं यहाँ पे डिलीट रॉ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो रॉ थी जिसमें जो डेटा था वो सारा जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल का। अगर मैं डिलीट टेबल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखना कि पूरा टेबल जो है वो डिलीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे निकल के आते हैं, डिलीट वाले सारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। सो यहाँ पर क्या है, इंसर्ट अबव, ये दोनों ऑप्शन किसके लिए हैं, रो को इंसर्ट करने के लिए। रो क्या है, रो। ओके, तो बेसिकली अगर मेरा कर्सर जहाँ पे होगा उसके नीचे या उसके ऊपर रो जो है इंसर्ट होगी। सो पहले ऑप्शन का क्या मतलब है, इंसर्ट अबव, ऊपर। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे मेरा कर्सर था उसकी ऊपर एक नई रो जो है इंसर्ट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इंसर्ट बिलो। अगर मेरा कर्सर आप देख लीजिए कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है मेरा कर्सर। और अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट बिलो करता हूँ, देन क्लिक करता हूँ, तो इसके नीचे जो है मेरी एक रॉ इंसर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे अगर मेरा कर्सर है और मैं लेफ़्ट की तरफ अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक कॉलम इंसर्ट होगा जो कि लेफ़्ट की तरफ होगा। क्लिक करने के बाद आप देख लेना कि लेफ़्ट की तरफ एक कॉलम जो है आ चुका है। वहीं अगर मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ आप और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखना कि जो कॉलम है वो यहाँ इस सेल के राइट की तरफ जो है आ चुकी है। तो ये जो 4 ऑप्शंस थे ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपने कोई टेबल बनाया है और आप भूल गए हैं कि एक रो को इंसर्ट करना है, एक कॉलम को इंसर्ट करना है, या कोई एक एक्स्ट्रा रो आ चुकी है उसको निकालना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम आ चुकी है उसको निकालना है, एक सेल जो है एक्स्ट्रा है उसको निकालना है, तो आप इन 4-5 ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है मर्ज का। तो यहाँ पर मर्ज में क्या होता है, बेसिकली ये जो मर्ज सेल्स है इसमें क्या है, जैसे कि मैं मान लो कि ये जो 4, 5, 6, 7, ये जो अभी कितने सेल मैंने सेलेक्ट किए, 12 सेल सेलेक्ट किए, इन सभी को मर्ज करना है और इसका एक ही डब्बा बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, आप देखना कि ये जो जितने भी ये 12 सेल्स थे इनका एक बड़ा सेल बन चुका है। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई हेडिंग डालना है, जैसे कि ये बेसिकली काम में आता है जब हम कोई
किसी का डेटा कोई हेडिंग बनाना है वहाँ पे हमारे लिए ये यूज़फुल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हेडिंग ही डाल देते हैं, हेडिंग डाल लिया और हेडिंग इस तरह से डालिए और इसे यहाँ से सेंटर कर लेंगे और यहाँ पे होम में इसके ऑप्शन होंगे जिससे हम इसका साइज़ बढ़ा लेंगे और यहाँ पे फीलिंग भी होगी। सो बेसिकली फीलिंग बेसिकली यहाँ पे होती है। टेबल डिज़ाइन में शेडिंग का ऑप्शन होता है। सो यहाँ पे हम इसमें कलर कुछ इस तरह से डालेंगे, ठीक है। तो ये इसका ये काम होता है। हेडिंग जब बनाते हैं तो यहाँ पर हम इस तरह से कुछ सेल्स को मर्ज कर लेते हैं। सो ये तो हो गया आपके मर्ज में हम किस तरह से करते हैं काम, कि सेल्स को किस तरह से मर्ज करते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास स्प्लिट करने का। तो बेसिकली इसको मर्ज किया तो स्प्लिट भी इसी को करते हैं हम, किसी और को क्यों करना है, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर इसके लिए इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर इसी सेल को मर्ज क्या करते हैं हम, बेसिकली इसको हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहा है मेरे से कि इस सेल में कितने कॉलम्स आपको चाहिए और कितनी रॉज आपको चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे चाहिए बेसिकली इस सेल के कितने हिस्से करने हैं आपने, कॉलम्स में कितने हिस्से करने हैं और रॉज में कितने हिस्से करने हैं। सो बेसिकली मेरे को यहाँ पे 4 इसकी कॉलम्स चाहिए और यहाँ पर हमारे पास कितनी रॉज थी, पहले 3 रॉज थी। तो मैं यहाँ पे 3 रॉज चाहिए और अगर मैं ओके प्रेस कर देता हूँ तो आप देखना कि इस सेल में मेरे पास जो थी 12, फिर से ये 12 सेल पहले से फिर से बन चुके हैं, ठीक है। तो इसके साइज़ की टेंशन मत लेना क्योंकि साइज़ जो था ना वो हेडिंग की वजह से बड़ा छोटा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने सेल्स को मर्ज किया है, स्प्लिट किया है। तो ये स्प्लिट हो चुका है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑप्शंस की तरफ। तो यहाँ पर हम एक फिर से ना वो ले लेते हैं, फिर से एक टेबल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टेबल है इनको डिलीट करते हैं। तो हमारे पास फिर से एक टेबल आ जाएगा, ये एक हमने टेबल ले लिया। अब इसके बाद हम स्प्लिट सेल्स को तो समझ गए, अब इसके बाद स्प्लिट टेबल को समझ लेते हैं। कर्सर का ध्यान रखिए, फिर उसके बाद ही आपको समझ आएगी कि क्या क्या कहाँ से ये स्प्लिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कर्सर है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेबल है यहाँ से टूट जाए, मतलब इसके 2 हिस्से हो जाए। तो स्प्लिट कर देता हूँ। आप देखिए कि बेसिकली जो एक टेबल था उसके 2 हिस्से हो चुके हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक अलग टेबल है और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक अलग टेबल है। ये यहाँ पर 2 टेबल हैं क्योंकि पहले एक टेबल था, अब उसके 2 हिस्से कर दिए। अब वहीं पे अगर मैं चाहूँ कि इनको और तोड़ना है तो जहाँ पे आपने कर्सर रखना है भाई वहाँ पे जाके स्प्लिट कर दीजिए। आपका सेल जो है, आपका जो बेसिकली आपका जो टेबल है वो इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे कितने टेबल हैं, 4 टेबल हैं, ठीक है। तो स्प्लिट ऑप्शन जो है आपका ये काम करता है। तो मर्ज में ये जो क्या है, मर्ज ग्रुप वाला जो टैब है इसमें आपने इन तीनों ऑप्शंस को भी ट्राई करके देख लेना है, ओके। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे जानते हैं ऑटो फिट का क्या मतलब है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ। तो इन तीनों का क्या काम होता है, तो इन तीनों का काम भी हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं इस कॉलम पे सिलेक्ट कर इस टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑटो फिट कंटेंट कर देता हूँ तो आप देखना कि ये जो आप पहले इस टेबल को देख रहे थे अब ये छोटा हो चुका है। छोटा क्यों हो चुका है, क्योंकि हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया ऑटो फिट टू कंटेंट। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेल्स हैं ये सभी सेल्स अपने को कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, अपने साइज़ की, अपने कॉलम की, अपने सेल की जो विड्थ होती है उसको कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, बड़ा या कम करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैं अभी यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ इस छोटे से सेल में और अगले सेल में और अगले सेल में, तो अगले सेल में कुछ इस तरह से मैं डेटा फिल कर रहा हूँ। तो आप देखना कि ये जो सेल्स हैं इनकी जो विड्थ है ये कंटेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो इसी को हम कहते हैं ऑटो विड्थ, क्या बोलते हैं हम, ऑटो फिट कंटेंट, ओके।
अभी यहाँ पे हम अगर इस पे क्लिक करने के बाद दूसरे टेबल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम ऑटो फिट विंडो, तो ये इसमें कोई फ़र्क आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो फिट विंडो ही यहाँ पे आया है। क्योंकि अगर हम टेबल को इंसर्ट करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि अभी मैं नीचे एक टेबल को इंसर्ट करूँगा, सो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, जो भी मेरे को टेबल मिलेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के हिसाब से, पेज का जो लेआउट है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता हुआ मिलेगा, ठीक है। और वहीं अगर हम फिक्स कॉलम विड्थ की बात करें और ऑटो फिट विंडो की बात करें तो बेसिकली इन दोनों ऑप्शंस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हाइट और विड्थ के, और बेसिकली इससे हम सेल्स की हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपने अपने टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके टेबल्स में जितने भी सेल्स होंगे उनकी हाइट यहाँ से बढ़ेगी, और आपने अगर विड्थ भी बढ़ानी है तो आप कुछ इस तरह से वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने मैनुअली वैल्यू पुट करनी है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रॉज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर हम बेसिकली सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट रो को समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इस रो को और इस रो को, ठीक है, तो यहाँ पर इस रो को और इन रोज़ में जो गैप है जो आप देख रहे हैं ना, ये रो और ये रो ऊपर वाली और नीचे वाली, इसमें जो गैप है, सो बेसिकली क्या करना है हमें कि अगर हमें इन तीनों रोज़ को इक्वल करना है तो पहले टेबल को सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज़ में अगर क्लिक करते हैं तो इन तीनों रोज़ का जो साइज़ है वो एक जैसा हो जाएगा। उसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट अगर कॉलम पर क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है, तो उसके लिए हम थोड़े से कॉलम्स हैं ना उनको मिस अलाइन कर देते हैं, बेसिकली इनके बीच में जो गैप है उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर चेंज कर दिया हमने गैप को। तो अगर इन 6 लाइंस को अगर हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर जब हम क्लिक करते हैं तो पहले इसको सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो जो सभी सेल्स हैं उनका जो साइज़ है वो एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रॉज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स का ये ऑप्शन होता है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अलाइनमेंट टैब में हम समझते हैं इन ऑप्शंस में क्या हमें सीखना है। सो सबसे पहले इन ऑप्शंस को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा अपने टेक्स्ट में, अपने सेल्स में। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारे पास एक सेल्स है तो हम डेटा फील्ड करते हैं इसमें, तो इस तरह से, तो ये हम कुछ भी रैंडम से इस तरह से लिख दिया। हम यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जब हम यहाँ पे जाते हैं तो अलाइन टॉप का मतलब होता है जो टेक्स्ट हमने अपने टेबल में लिखा है वो टॉप की तरफ सेंटर में अलाइन हुआ है, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टॉप की तरफ राइट में अलाइन हुआ है, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेंटर में राइट की तरफ अलाइन होगा, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बेसिकली इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में ही आएगा, और बाकी यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ, यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट की तरफ, और यहाँ पे बॉटम सेंटर, ये बॉटम राइट, इस तरह से हम टेक्स्ट को अपने इस तरह से अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस का ये काम होता है। वहीं अगर हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पे टेक्स्ट की डायरेक्शन, ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखना टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वर्टिकल हो चुकी है। अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ तो बेसिकली ऊपर की तरफ चली गई है, और मैं अगर करता हूँ तो वही पहले जहाँ थी वहाँ पे आ चुकी है। बढ़ते हम आगे और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं सेल मार्जिन क्या होता है। सो सेल मार्जिन क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इसकी चारों तरफ बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी सी जगह जो है वो घिरती है, जो खाली स्पेस की तरह एज ए ट्रीट होती है, उसको बेसिकली हम मार्जिन बोलते हैं। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको मार्जिन समझाऊँ तो मेरे को ना टेक्स्ट को सबसे पहले लेफ़्ट की तरफ अलाइन करना पड़ेगा। सो मैं टॉप लेफ़्ट की तरफ इस टेक्स्ट को अलाइन करता हूँ। आप नोटिस करना कि ये जो एच है ये बिल्कुल इस लाइन के साथ नहीं है। सो इसका
मतलब है कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन मिला हुआ है, जिसकी वजह से इस लाइन के साथ इसको बेसिकली इस लाइन के साथ ये जो एच है थोड़ी सी दूरी बना के रखा है। सो अगर मैं सेल मार्जिन पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर ज़ीरो कर देता हूँ वैल्यू को, आप देखना कि यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दूंगा तो एच जो है वो बिल्कुल साथ में चला गया। तो ये जो मार्जिन होता है सेल्स में, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो हर एक सेल को टॉप की तरफ भी मार्जिन मिलता है, बॉटम की तरफ भी थोड़ा सा मार्जिन मिलता है, लेफ़्ट की तरफ भी मार्जिन मिलता है और राइट की तरफ भी कुछ मार्जिन मिलता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप यहाँ पे मैं थोड़ा ना मार्जिन यहाँ से बढ़ाता हूँ। तो जैसे अगर मैं मार्जिन यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो आप देखना ओके करने के बाद ये जो एच है ये थोड़ा सा आगे, ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा आगे जो है पहले से आगे खिसक चुका है। वहीं मैं अगर सेल मार्जिन को यहाँ से टॉप की तरफ से बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो आपको पता लगेगा कि टॉप से ये जो सेल है ये थोड़ा सा इस टेक्स्ट को नीचे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सभी को वैसे मार्जिन मिल चुकी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल की मार्जिन। ओके, तो मार्जिन चारों तरफ से आपको मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो है सॉर्ट। तो सॉर्ट का क्या काम होता है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने 4 नाम जो है यहाँ पे इस टेबल में डाले हैं और अगर हमने इन नाम्स को सॉर्ट करना है तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस ऑप्शन में कॉलम 1 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसको डिसेंडिंग में कर देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ और आप देखना कि ये जो नाम है ये उल्टे हो चुके हैं। और अगर इन सेल्स में डेटा भी होता है यहाँ पे तो इनकी रिस्पेक्ट में ये ऊपर या नीचे चला जाना था। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं पैराग्राफ मार्क पर क्लिक करता हूँ और ओके करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि जो हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, जैसे रमन के क्या नंबर हैं, ये मंजीत के, बलविंदर के, कुछ इस तरह से हमारा डेटा जो है रिप्रेजेंट होता है। बट अगर मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट में टैब्स पे क्लिक करता हूँ, ओके करने के बाद जो मेरा डेटा है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं अपने डेटा को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो कि कॉमास में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो ओके करने के बाद जो मेरा डेटा है वो कुछ इस तरह से कॉमास में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इन ऑप्शंस का तब यूज़ कीजिए जब आपको इनकी ज़रूरत हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला बार में आते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये टेबल है इसमें हम बेसिकली ये जो नंबर हम देख रहे हैं अभी, इनको अगर काउंट करना है तो काउंट भी कर सकते हैं इसमें। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं फार्मूला पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम लेफ़्ट, और अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो आप देखना कि जो इस सेल की लेफ़्ट की तरफ जितने सेल्स हैं जिनमें नंबर्स हैं उसका ये काउंट करके यहाँ पे ला देगा। उसी तरह फिर मैं नीचे अगर बढ़ता हूँ तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पे अबोव लिखा है तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट जो है लिखना है यहाँ से मैनुअली। ओके, तो जैसे मैं लेफ़्ट लिखता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखना कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। बट आपने यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे लास्ट सेल में तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेफ़्ट ही देखने को मिलेगा, और अगर आपने टोटल करना है तो सबसे नीचे वाला जो सेल है उस पर क्लिक करते जाना और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आके जो लास्ट सेल है ना यहाँ पे दिक्कत देगा। बाकी अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेफ़्ट ही आता है तो लेफ़्ट आपने यहाँ से लिख लेना है और एंटर को प्रेस कर देना है, तो आपका टोटल कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब ये जो लेआउट वाला टैब है ये तो कंप्लीट हो चुका है और इसमें आपको एक और भी ऑप्शन है, वो मैं अभी इंसर्ट में बताना भूल गया कि अगर आपने यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सेल की स्प्रेडशीट यहाँ पे आ जाती है जिसमें आप एक्सेल के फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कि एक्सेल में जो है फार्मूलाज के रिलेटेड बहुत सारा काम होता है, तो अगर आपने अपने वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में एक्सेल की शीट को इंसर्ट करना है तो उसको भी कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो टेबल के ऑप्शन में यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट का भी ऑप्शन होता है जो कि यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा
और इसके बाद हमारा जो बेसिकली ये जो ऑप्शन था लेआउट वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन है। सो यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। सो टेबल डिज़ाइन में क्या आता है कि यहाँ पर सबसे पहले टेबल के स्टाइल्स आ जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने टेबल में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन आता है शेडिंग का। शेडिंग में क्या होता है कि आपके टेबल के बैकग्राउंड में आपको कोई कलर देखने को मिल जाता है जो कि आपको अच्छा लगे, आप यूज़ कर सकते हैं। आपके टेबल के जो सभी सेल्स हैं उनमें वो कलर जो है शेडिंग की मदद से यहाँ से अप्लाई हो जाता है, ओके। अब दोस्तों हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है बॉर्डर्स का शेडिंग के बाद। सो इसमें क्या होता है कि जो हमारा टेबल है उसके जो हर एक सेल के चारों तरफ हमने कोई बॉर्डर जब देना होता है तो इन ऑप्शंस का हम तब यूज़ करते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक पिक्सल का पतला सा ब्लैक आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा। बट अगर आपने अपने मैनुअली कुछ चेंजेस करने हैं बॉर्डर में तो यहाँ पर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल में यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो सॉरी, यहाँ पर मैंने टेबल नहीं सिलेक्ट किया था। टेबल सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर स्टाइल में इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ और आउट बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखना कि एक ब्लैक कलर का थोड़ा सा मोटा बॉर्डर इस पूरे टेबल को मिल चुका है, हर एक सेल को। और इसके बाद अगर हम इस बॉर्डर को डबल लाइन करना चाहते हैं तो ये बॉर्डर डबल लाइन भी हो जाएगा। आप देख रहे हैं डबल लाइन बॉर्डर जो है हर एक सेल को मिल चुका है। अब इसके बाद अगर हमने जो है बेसिकली इसको ही रहने देते हैं और इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इस बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कलर्स हैं और अगर इनमें से हमें कोई कलर अच्छा नहीं लगता, पहले तो हम कलर अप्लाई करके देख लेते हैं ना। सो यहाँ पर हमने एक कलर अप्लाई करके देख लिया। अगर हमें इससे अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पर पेन कलर में जाइए, यहाँ पे आपको बॉर्डर के लिए बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो जो कलर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, पेन कलर्स में। अब इसके बाद साइज़ की अगर बात करें तो साइज़ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बड़ा करें 4 पॉइंट वाला और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करने के बाद 4 पॉइंट हो चुका है और ऑल बॉर्डर में क्लिक करता हूँ तो आप देखना कि ये जो बॉर्डर है ये काफ़ी बड़ा, मोटा और थिक हो चुका है। सो यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे इसका और ऑल बॉर्डर में जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये देख लीजिए थोड़ा सा काफ़ी हैवी जो है थिक आपको बॉर्डर यहाँ पर हर सेल के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम कुछ और ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेना कि ये जो ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर का या टॉप बॉर्डर का, लेफ़्ट राइट और इन सभी का क्या काम होता है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ज़्यादातर मामलों में यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स ही यूज़ होता है और इसमें क्या है कि आपको बॉर्डर जो है चारों तरफ देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ऑल बॉर्डर, आपके हर एक सेल के चारों तरफ एक बॉर्डर देखने को मिलेगा। आउटसाइड बॉर्डर, आपके टेबल के चारों तरफ बॉर्डर देखने को मिलेगा। इनसाइड बॉर्डर, सिर्फ टेबल के अंदर जो सेल्स हैं उनको मिलेगा बॉर्डर। और यहाँ पर राइट बॉर्डर, सिर्फ वो राइट कॉर्नर को, लेफ़्ट बॉर्डर लेफ़्ट कॉर्नर को, टॉप बॉटम, ये कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर ही रहने देंगे। और बॉर्डर ऑप्शंस में यहाँ पर बेसिकली हम इतना बड़ा तो कभी बॉर्डर नहीं लेते, हम बेसिकली छोटा पतला सा बॉर्डर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे अगर क्लिक कर दें और कलर भी हमारे पास आ चुका है तो बेसिकली इतना जो बॉर्डर है हमारे लिए सफिशिएंट होता है। बाकी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। सो टेबल डिज़ाइन में ये बॉर्डर हमारा लास्ट ऑप्शन था। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंसर्ट टैब में पिक्चर्स की, शेप्स की, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। सो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे बाकी चीज़ों को। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।